हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में पढ़ा था कि लॉसेस के बारे में, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के लॉस होते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनसे जो वर्किंग होती है ट्रांसफार्मर की उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, इन सभी बातों के बारे में जाना था। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य करता है या फिर नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा या फिर जो आंसर रहेगा या फिर आपका जो कमेंट रहेगा वो यही होता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य करता है, वेल जाने कैसे। तो आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य कैसे करता है और अगर डीसी सप्लाई देंगे तो क्या ट्रांसफार्मर जल जाता है या नहीं जलता, इसी बात के बारे में जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे। तो बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य, यानी डीसी पर अपने वर्किंग देखनी है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो अपने जैसे कि सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि वो ट्रांसफार्मर एसी धारा पर कार्य करता है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर किसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता है। आप सबने ये चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, ट्रांसफार्मर डीसी पर भी कार्य करता है पर कुछ नियम, कुछ शर्तें लागू होती है जो क्या है अपने को लागू करनी है। अगर वो शर्तें वगैरह लागू हो जाए तो ट्रांसफार्मर डीसी पर भी कार्य करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अपने ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। एसी सप्लाई के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है, यानी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, यानी एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी जो इनके मान में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, यानी धारा के मान में जो परिवर्तन होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होती है, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 में से क्या है कि एक राउंड कंप्लीट करती है, जो जिसे बोला जाता है साइन वेव या फिर साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले बात करते हैं एसी पर वर्किंग, जो आपने पढ़ा था एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे वोल्टा के मान में, धारा के मान में क्या होती है, परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा उसके मान भी क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। और जब प्रत्यवर्ती प्रकार का जो फ्लक्स होता है वो जब कुंडलियों के मध्य जाता है, ठीक है, कुंडलियों में जाएगा तो क्या होगा कि ये कुंडलियां जो कंडक्टर स्थिर पड़े ये क्या करेंगे, उस फ्लक्स का छेदन करेंगे, जिसके कारण अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ का निर्माण हो जाएगा। आप सभी को ये चीज़ पता है, ठीक है। अब बात करते हैं डीसी पर। डीसी पर क्या होता है कि आप सब लोग जानते हैं, अगर मैं इसका सप्लाई कौन सी दे रहा हूँ, यहाँ पर डीसी धारा दे रहा हूँ, तो सबसे पहला जो जवाब आएगा आपका यही आता है कि ट्रांसफार्मर को जब डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जल जाता है। जल क्यों जाता है, इसी बात के बारे में जानते हैं अपने। क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जो डीसी धारा होती है, डीसी धारा होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है, आप सभी को पता है। यानी अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी में, यानी फ्रीक्वेंसी में जो डीसी धारा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है। 0 की अगर बात करें कि डीसी की जो अपने वेव देखें, यानी जो जिस प्रकार से देखें डायग्राम से, तो इसमें आता है कि आपकी जो डीसी की वेव होती है वो इस प्रकार से चलती है, ओनली फॉर प्लस के अंदर, माइनस के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो वेव होती है वो डीसी धारा किस टाइप से चलती है, ओनली फॉर प्लस के अंदर चलती है, पॉजिटिव के अंदर, कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। इसका मान हमेशा किस में रहता है, प्लस में रहता है। यानी अगर बात की जाए तो इसमें परिवर्तन क्या होते हैं, 0 होते हैं। परिवर्तन भी कितने होंगे इसमें अंदर, अगर परिवर्तन का मान 0 है तो फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। जो चीज़ या फिर जो साइकिल अपने परिवर्तन से इस प्रकार से ही चलती है तो वो क्या करती है, आधा ये साइकिल आधा ये, टोटल क्या करती है, एक साइकिल निर्माण करती है, उसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से एक सीधी लाइन रेखा में गमन करती है जो डीसी धारा, ठीक है। उसी के कारण जो इसकी फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 0 हर्ट्ज होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, अगर एन पोल यहाँ बन रहा है और एस पोल यहाँ बन रहा है तो ये स्टार्टिंग में भी एन पोल यही रहेगा और एस पोल यहाँ रहेगा और एंड तक क्या होगा कि ये दोनों यहीं रहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एसी सप्लाई देता हूँ तो क्या होता है कि एसी सप्लाई के अंदर क्या होगा कि पहले प्लस में गया तो यहाँ पर एन बना,
ठीक है, यहाँ पर क्या बना, एस बना, जिससे क्या हो गया कि माइनस तक कराएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बन जाएगा। इससे क्या होता है कि इनकी जो ध्रुवता होती है वो एसी पर क्या होती रहती है, चेंज होती है, पर डीसी के अंदर चेंज नहीं होती है। जो फैराडे का जो नियम था वो यह कहता है कि आपको एक सापेक्ष गति रखनी है। सापेक्ष गति का मतलब होता है कि एक चीज़ स्थिर हो और दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको घुमानी है, यानी राउंड कराना है। चाहे आप चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रख लो और चालक को घुमा लो, ठीक है, या फिर चालक को स्थिर रख लो, चुंबकीय फ्लक्स को घुमा लो, दोनों में से एक चीज़ को घुमानी है। जैसे कि अपने उदाहरण लेते हैं तरबूज का, ठीक है, एक मेरे पास तरबूज है और एक मेरे पास चाकू है। अगर मैं तरबूज को स्थिर रखता हूँ और चाकू से इस पर वार करूँगा तो कटेगा कौन, तरबूज कटेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि मेरे पास चाकू स्थिर पड़ा है और उसके ऊपर तरबूज मारूंगा तो क्या होगा, तरबूज कट जाएगा, ठीक है। सापेक्ष गति होनी चाहिए, यानी एक स्थिर होना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर दोनों को ही साथ में ले चले, यानी चुंबकीय फ्लक्स से घुमा दो और कंडक्टर भी घुमा दो, तो क्या फ़र्क होगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो वोल्टता मिलेगी उसका मान यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। जिस प्रकार से तरबूज को मैं घुमा रहा हूँ और पीछे पीछे इसके चाकू यूँ चल रहा है तो क्या होगा, कोई भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ की बात आती है कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो फ्लक्स बनना है वो भी क्या है, आपका नियत है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और कंडक्टर है वो भी क्या है, फिक्स पड़े हैं, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो यहाँ पर फैराडे का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। उसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो अपने को ईएमएफ नहीं मिलता है। सबसे पहले ये बात आती है कि ईएमएफ में क्यों नहीं मिलता। तो आप सभी को पता चल गया कि आउटपुट में अगर अपने को ईएमएफ का मान जीरो क्यों प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पर जल कैसे जाता है, यानी डीसी सप्लाई देती है, जलता कैसे है। बाकी अगर एसी दे रहे हैं तो एसी पे क्यों नहीं जलता, इसी बात की जानकारी के लिए आप सभी को पता है कि जो डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है। अब जो एसी परिपथों के अंदर एक है इंडक्टिव रिएक्टेंस नामक का एक गुण पाया जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है कि वो क्या करता है कि धारा में, यानी धारा में परिवर्तन हो रहे हैं इस प्रकार से, इसका जो विरोध करता है, परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। अगर यहाँ पर परिवर्तन का मान ही अगर 0 है, यानी कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा, तो उसका विरोध करने वाले भी क्या होगा, 0 होगा। और आप सभी को पता है कि जहाँ पर किसी चीज़ का विरोध नहीं होता तो वहाँ पर कोई भी चीज़ है वो सुगमता से निकल जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें अगर एक मेरे पास कुंडली है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, कुंडली है, जिसको मैं एसी सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इस कुंडली को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, तो एसी सप्लाई का गुण होता है कि वो इस धारा में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि धारा में परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। रिएक्टेंस का गुण होता है कि धारा में परिवर्तन का विरोध करना। तो यहाँ पर परिवर्तन के अंदर विरोध होगा तो यहाँ पर जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, और वो कुछ हद तक धारा जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि डीसी सप्लाई दे दूँ, डीसी सप्लाई देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी विरोध करने का गुण यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो धारा जितनी आ रही थी उतनी धारा इस वाइंडिंग में जाएगी, और अत्यधिक धारा के कारण क्या होगा, ये वाइंडिंग जल जाती है, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हैं कि जैसे कि मोटरें होती है, मोटरों को स्टेटर यानी यहाँ पर जो स्टार्टर होता है उसके द्वारा चलाया जाता है। यानी मोटर को स्टार्टर के द्वारा क्यों चलाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि अत्यधिक करंट से, यानी स्टार्टिंग में क्या है कि ज़्यादा करंट आएगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो मोटर है उस पर वाइंडिंग है वो जल ना जाए। इसलिए क्या होता है कि स्टार्टर के अंदर प्रतिरोध लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, धारा का विरोध करते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि धारा धीरे धीरे जाती है, यानी कम जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है, यानी 75% स्पीड आ जाती है उसकी, तो अब क्या होता है कि उस टाइम स्टार्टर को पूरा ऑन कर दिया जाता है, और जो प्रतिरोध होते हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कार्य करता है कि यहाँ पर जो एसी के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होंगे और धारा का विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग नहीं जलती। और अगर डीसी की बात करें, डीसी में कोई परिवर्तन का कोई विरोध नहीं हो रहा, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं हो रही, परिवर्तन का मान क्या है, 0 है। उसी की वजह से क्या होता है कि अचानक से उतनी धारा जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग जल जाती है। एक अपने देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है,
वो एक्सेल का मान क्या होता है, 0 होता है। एक्सेल का मान क्या होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। ये कैसे आया कि एक्सेल, आप सभी को पता है कि एक्सेल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2πfl। 2πfl अगर मैं इसका मान रखता हूँ 2π, ठीक है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, 0 इंटू एल, तो इसका जो मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्सेल का मान मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सेल का मान 0 होने के कारण क्या है, धारा इसमें अत्यधिक जाएगी और जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा अत्यधिक धारा के कारण। ठीक है, इस प्रकार से डीसी पर वो ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। अगर बात आती है कि डीसी पर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि अगर मैं यहां पर एक स्विच लगा देता हूं, यहां पर मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूं ट्रांसफार्मर को, यहां पर अगर मैं एक स्विच लगाता हूं और इस स्विच को क्या करता हूं, मैं ऑन ऑफ करता हूं, यानी स्विच को क्या करूंगा मैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके से करूंगा मैं बार बार, तो क्या होगा कि आप सभी को पता है कि जब स्टार्टिंग में जब धारा होती है वो यहाँ से अधिकतम मान तक पहुँचती है, डीसी धारा अधिकतम मान तक पहुँचने के बाद क्या होती है कि वो अपनी एक स्ट्रेट सीधी अवस्था में चलना स्टार्ट कर देती है। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पहले 0 मान था, फिर क्या हुआ, अधिकतम 90 पे गया और फिर 90 के बाद में क्या होता है कि वो अपना एक सीधी अवस्था में गमन करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं स्विच ऑन किया तो धारा इतनी गई, फिर मैंने स्विच को क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, यानी धारा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर जैसे ही क्या हो गया, स्विच को मैंने ऑन किया तो धारा एक बार 90 पे गई, फिर मैंने स्विच को क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। ऐसे में क्या होगा कि धारा में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन होंगे, यानी धारा में परिवर्तन होंगे। अपने को क्या चाहिए, धारा में परिवर्तन ही चाहिए। अगर परिवर्तन का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा और फ्लक्स बनने के साथ साथ इतनी भी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, फ्लक्स का छेदन करेगी। ये सब आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि जो एसी सप्लाई होती है उसमें 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। यानी बात की जाए सीधी सीधी कि 1 सेकंड में 50 साइकिल क्या होते हैं, बनते हैं। अगर बात की जाए कि एक चक्कर कितने में बनता है, तो आपको बताना है 0.01 सेकंड में एक चक्कर। अगर अपनी यांत्रिक शक्ति से अगर अपने जितना ज़्यादा इसको ऑन ऑफ जल्दी जल्दी से करेंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, इसमें परिवर्तन होंगे। अगर अपने को एसी के बराबर अगर मैं एसी को कनेक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पर 415 वोल्ट मिलती है। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार का ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं 1 सेकंड में 50 बार स्विच को ऑन ऑफ कर दूं तो ये धारा डीसी धारा एसी के बराबर क्या है, वोल्ट का उत्पन्न करेगी। तो जब ऐसी बात आती है कि आपको स्विच लगाकर आप स्विच को अगर ऑन ऑफ करोगे तो उससे क्या होगा कि धारा के मान में परिवर्तन होंगे और परिवर्तन के कारण क्या होंगे कि फ्लक्स बनेगा प्रत्यावर्ती, और जो सेकेंडरी में जाएगा और सेकेंडरी क्या करेगी, उसका फ्लक्स का छेदन करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि सेकेंडरी में ईएमएफ मिलेगा। तो आप लोग सबों को पता चल गया होगा कि डीसी पर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है और डीसी पर ट्रांसफार्मर कैसे जल जाता है और डीसी पर ट्रांसफार्मर ईएमएफ उत्पन्न क्यों नहीं करता है। इन तीनों बातों के बारे में आप सब लोगों ने जान लिया होगा। अगर आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा। अब अपनी बात करते हैं आइडल ट्रांसफार्मर के बारे में। आइडल ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो क्या होता है, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श परिणामित्र। आदर्श परिणामित्र क्या होता है कि एक काल्पनिक मशीन है जिसका निर्माण संभव नहीं है। आदर्श के अंदर बात आते हैं कि सब चीज़ क्या होती है, इसके अंदर प्योर होती है, यानी प्राइमरी, और यहाँ पर बात करता हूँ मैं सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर अगर बात करें कि E2 की और यहाँ पर बात करें E1 की, और यहाँ पर आपके N1 और यहाँ पर आ जाएगा N2, इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है वो किसे कहते हैं और आदर्श ट्रांसफार्मर की भूमिका क्या है, इसके बारे में अपने को जानना है। तो बात करते हैं सबसे पहले आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर है कि जो इसके अंदर है
रेजिस्टेंस का मान होता है, यानी प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही जीरो होता है। प्रतिरोध का मान जीरो किस वजह से होता है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर का जो नाम है वो क्या है, आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर होने की वजह से, आदर्श ट्रांसफार्मर होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस होगा उसका मान क्या होगा, यानी मैं कह सकता हूँ आरपी प्राइमरी का प्रतिरोध क्या होगा, जीरो होगा वाइंडिंग का। और बात करें कि आर एस की, तो यहाँ पर भी आर का मान क्या होगा, 0 ओम होगा। आदर्श का मतलब होता है काल्पनिक, एक काल्पनिक सर्किट या फिर एक ऐसी वाइंडिंग जिसका प्रतिरोध क्या हो, 0 हो, और उस वाइंडिंग से जो निर्मित उपकरण है वो आपका क्या कहलाता है, एक काल्पनिक मशीन या फिर आइडल मशीन कहलाती है, जिसका नाम होता है आदर्श ट्रांसफार्मर का निर्माण किया है अपनों ने एक 0 प्रतिरोध वाली। इसका निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर या फिर दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु या फिर ऐसा कोई भी मेटल का निर्माण नहीं हुआ है जिसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो, 0 हो। यानी प्रतिरोध क्या होता है कि किसी अवस्था के अंदर या फिर कोई भी मेटल हो, कोई किसी प्रकार का कोई तत्व हो, उसके अंदर प्रतिरोध का मान यानी रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, पाया जाता है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस का मान क्या हो, 0 हो। अगर बात करें कि रेजिस्टेंस का मान 0 होता तो क्या होता, तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ काल्पनिक मशीनों के बारे में बताया गया है जो आज आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या बताओगे आप, 0 होता है। अब बात करें कि लॉस के बारे में, यानी जो लॉसेज होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था कि लॉस 2 टाइप के होते हैं, एक डायनेमिक होता है, एक क्या होता है, स्टैटिक यानी फिक्स होता है। तो इसके अंदर लॉसेज का मान क्या होता है, 0 वाट होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस का मान बताइए, तो आप क्या बताओगे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस का मान क्या होता है, 0 वाट होता है, प्रतिरोध का मान 0 होता है। और जो एफिशिएंसी रहती है, यानी इसकी बात करें कि दक्षता की, तो दक्षता कितनी होती है, आपको मिलती है 100% दक्षता। 100% क्यों मिलती है, क्योंकि वाइंडिंग में आर का मान क्या है, 0 है, जिसके कारण जो कॉपर लॉस का मान हो जाएगा यानी आई स्क्वायर क्या होगा, आर होता है। अगर आर का मान 0 आ गया तो आर सी यानी पावर ऑफ जो कॉपर लॉस है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पावर लॉस और कॉपर लॉस वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसके अंदर कोई लॉसेज नहीं होगा। ठीक है, और लॉसेज नहीं होगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, ये था आदर्श ट्रांसफार्मर। अब बात करें कि इसका जो आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है वो आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब जो आगे बात करते हैं अपने कि नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में क्या आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोर के अंदर जो लॉसेज होते हैं, कोर के अंदर 2 टाइप के लॉसेज होते हैं, आप सभी को पता है, मुझे पता है कि पिछली क्लास आपने वॉच की होगी। उसके अंदर 2 प्रकार के लॉस पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है, एक तो पीएच बोला जाता है, एक होता है पीई बोला जाता है, यानी पावर ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस और पावर ऑफ एडी करंट लॉस जो क्या होते हैं, कोर के अंदर होते हैं। कोर क्या होती है कि कोर पर जो चुंबकीय फ्लक्स आता है यानी इनका मान भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, और कोर की बात की जाए तो कोर के बारे में पढ़ा था कि कोर का जो चुंबकशीलता का मान है यानी वो उसका मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चुंबकशीलता क्या होती है कि जो धारा को सुगमता प्रदान करता है, जिस प्रकार से चालकता कहलाती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि जो फ्लक्स को सुगमता प्रदान कराए वो क्या कहलाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। यानी चुंबकशीलता की अगर मान अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में चुंबकशीलता का मान होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे, अनंत यानी इन्फिनाइट, एक है चुंबकशीलता का मान। उसके बाद में पढ़ा था कि प्रतिष्ठम्भ, प्रतिष्ठम्भ क्या होता है, रिलेक्टेंस का मान। अगर रिलेक्टेंस का मान को देखें, रिलेक्टेंस का मान क्या होता है कि जिस प्रकार से प्रतिरोध धारा का विरोध करता है उसी प्रकार से क्या होता है कि फ्लक्स के अंदर बाधा उत्पन्न करने वाला जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, रिलेक्टेंस कहलाता है। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर में रिलेक्टेंस का मान क्या होता है, 0 होता है यानी 0 है।
ठीक है, प्रतिष्ठम जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं निग्राहिता। निग्राहिता की मान भी क्या होता है, इसके अंदर शून्य होता है। ठीक है, और इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, अगर बात की जाए वाइंडिंग का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो इसका क्या होता है, 0 ओम क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, 0 ओम क्या होता है, प्रतिरोध होता है। चुंबकशीलता का मान क्या होता है, अनंत होता है। लोहा हानियों का मान 0 होता है। कॉपर हानियों का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसकी दक्षता क्या होती है, 100% होती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका निर्माण संभव नहीं है। क्योंकि संभव क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसमें मेटल या फिर कोई भी धातु या फिर चालक कंडक्टर यूज़ में लाया जाता है, और उस कंडक्टर का ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका प्रतिरोध का मान क्या हो, 0 हो। तो आज के लिए इतना ही। और इसके बारे में अगर आपकी कोई भी राय हो, यानी आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में और ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य कैसे करता है, इनके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कराएं। थैंक यू।